Hello friends, today we are going to start with Unit 2 of MPSC 005. In this we are going to study about different legacies of colonial, how these colonial had their legacy and how it impacted Africa. So let's start. Colonization of African slave trade and pattern of colonization. Slave trade क्या था colonial era में? इसका हिस्टोरिक कंटेक्स्ट हम लोग देखते हैं. द ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड बिगैन इन द 15th सेंचुरी एंड लास्टेड अंटिल द 19th सेंचुरी. यूरोपियन कंट्रीज सच एज पोर्टुगल, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस एंड द नीदरलैंड्स वर द मेजर पार्टिसिपेंट्स. हम लोग देखते हैं कि स्लेव ट्रेड जो है वो 15th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और 19th सेंचुरी तक चलता है अफ्रीका में. ये मेनली यूरोपियन कंट्रीज़ के द्वारा किया जा रहा था, जो कि पोर्टुगल्स थे, स्पेन, ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, ये सब के द्वारा. मैकेनिक्स ऑफ ट्रेड. जो स्लेव्स थे वो ह्यूमन थे और उनको एक ट्रेड के तरीके से यूज़ किया जा रहा था. अफ्रीकन स्लेव्स वर कैप्चर्ड थ्रू वॉरफेयर, रेड्स एंड ट्रेडिंग विद लोकल लीडर्स. दे वर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द अटलांटिक टू द अमेरिकाज एंड द कैरेबियन. द मिडिल पैसेज was the journey across the Atlantic known for its horrific condition. तो कैसे ट्रेड किया जा रहा था स्लेव्स का? उन लोगों को जितने भी वॉर्स होते थे, मिलिट्री वॉर या रेड होते थे या लोकल लीडर्स होते थे, वो क्या करते थे? जो गरीब लोग रहते थे उनको बेच देते थे. एक मार्केट था स्लेव्स का. मेनली वहाँ पर यूरोपियंस आते थे, उस मार्केट में खरीदते थे और एक सम ऑफ मनी उन्हें देते थे. तो वो यूरोपियंस क्या करते थे? इनको यूरोप ले जाते थे. एक मिडिल पैसेज था, कैरेबियन सी से पास होता था और काफ़ी हॉरिफिक कंडीशंस में ले जाते थे, जो कंडीशन इनह्यूमन था. इम्पैक्ट क्या था स्लेव ट्रेड का? डिवास्टेटेड अफ्रीकन सोसाइटीज़, डीपॉपुलेशन, डिस्ट्रप्शन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर एंड इंक्रीज्ड वायलेंस. क्योंकि स्लेव ट्रेड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होने लगा, जिसकी वजह से हम लोग इंक्रीज ऑफ वायलेंस देख पाते हैं. कंट्रीब्यूटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ यूरोपियन नेशंस एंड द अमेरिकन. कल्चर इम्पैक्ट. अफ्रीकन डायस्पोरा कल्चर ब्लेंडिंग इन द अमेरिकाज. हम लोग के कल्चरल इम्पैक्ट भी देखते हैं स्लेव ट्रेड के वजह से, क्योंकि यूरोपियंस आ रहे थे अफ्रीका में, तो इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर होता है और एक अफ्रीकन डायस्पोरा जो है वो यूरोप में भी जा रहा था. कोलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका. मोटिव फॉर कोलोनाइजेशन. क्या मोटिव था कोलोनाइजेशन का? इकोनॉमिक मोटिव. डिज़ायर फॉर रिसोर्सेज, गोल्ड, डायमंड, रबर एंड न्यू मार्केट्स. तो अफ्रीका में गोल्ड, डायमंड, रबर जो था वो बहुत रिच था, तो इसलिए भी वो लोग चाहते थे कि वो जाएं अफ्रीका में और अपना एक अच्छा टोहोल्ड स्टैब्लिश कर पाएँ, और इसमें वो लोग सक्सेसफुल भी होते हैं. और अपना इकोनॉमिक डिज़ायर था उनका, ताकि वो गोल्ड, डायमंड, ये सब का जितना से ज़्यादा रिसोर्सेज वो गेन कर पाए, कर सकें. पॉलिटिकल मोटिव था. नेशनल प्रेस्टीज एंड स्ट्रैटेजिक एडवांटेज, क्योंकि वो अफ्रीका जो था उसका जोग्राफिकल पोजीशन बहुत अच्छा था और उस समय नेशन प्रेस्टीज था. अगर दूसरे कॉन्टिनेंट को कोई कैप्चर करता था कंट्री को, तो एक नेशन प्रेस्टीज के चलते भी कोलोनियलिज्म जो है हम लोग देखते हैं अफ्रीका में. सोशल स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन. तो वेस्टर्न वर्ल्ड का एक और था कि वो लोग चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी का ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो, वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वेस्टर्नाइज हो. तो इसीलिए भी वो लोग अफ्रीका में जाके स्टैब्लिश करना चाहते थे कोलोनियलिज्म. स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका. द लेट 19th सेंचुरी इंटेंसिफाइड आफ्टर द बर्लिन कॉन्फ्रेंस 1884 to 1885. यूरोपियन पावर्स डिवाइडेड अफ्रीका इंटू टेरिटरीज विदाउट कंसिडरिंग एथनिक और कल्चरल बाउंड्रीज. मेजर प्लेयर्स इंक्लूडेड ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, पोर्टुगल, इटली. हम लोग देखते हैं कि अफ्रीका के साथ एक स्क्रैम्बल होता है, बर्लिन कॉन्फ्रेंस किया जाता है ब्रिटेन के द्वारा, और बिना किसी अफ्रीकन के या उनके सुझाव के बिना या किसी लीडर्स के बिना अफ्रीकन टेरिटरीज को जो है एथनिक और कल्चरल बाउंड्रीज के बिना देखे हुए डिवाइड कर दिया जाता है. इसके प्ले रोल्स कौन कौन किए थे? ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, पोर्टुगल और इटली. पैटर्न ऑफ कोलोनाइजेशन कैसा था? ब्रिटिश. इनडायरेक्ट रूल. use local leaders to administer territories. area colonize Egypt, Sudan, Kenya, Nigeria, South Africa and etc.
तो ब्रिटिश मेनली इनडायरेक्ट रूल वहाँ पर स्टैब्लिश कर रहे थे, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन जो था टेरिटरीज़ का वहाँ पर लोकल लीडर्स को भेज दिए थे और लोकल लीडर्स के साथ अच्छा एक संबंध बना लिए थे और इस तरीके से वहाँ पर वो अपना इनडायरेक्ट रूल स्टैब्लिश किए थे। वहीं पे फ्रेंच का हम लोग देखते हैं तो एसिमिलेशन पॉलिसी अटेम्प्टिंग टू इंटीग्रेट कॉलोनीज इनटू फ्रेंच कल्चर एरियाज कोलोनाइज वेस्टर्न अफ्रीका, मडागास्कर एंड अल्जीरिया। हम लोग देखते हैं कि फ्रेंच जो है वो चाहते थे कि वो फ्रेंच कॉलोनीज़ को, जो अफ्रीकन कॉलोनीज़ है उसको फ्रेंच कॉलोनीज़ में कन्वर्ट कर दे और फ्रेंच का जो कल्चर है उसको प्रमोट करें। बेल्जियन डायरेक्ट कंट्रोल ऑफन ब्रूटल, बेल्जियन का मेन था कि वो डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहता है, ब्रिटेन इनडायरेक्ट था बट बेल्जियन डायरेक्ट था। एरिया कोलोनाइज, कौन सा एरिया कोलोनाइज किए थे? कॉन्ग फ्री स्टेट, लेटर बेल्जियन कॉन्गो। पोर्टुगीज का क्या मोटिव था? लॉन्ग स्टैंडिंग प्रेजेंस डेटिंग बैक टू द 15th सेंचुरी, एरियाज कोलोनाइज्ड वर द एंग्लो मोज़म्बिकी। तो पोर्टुगीज जो थे वो एक लॉन्ग डेटिंग बैक वहाँ पर स्टैंडिंग अपना प्रेजेंस क्रिएट करना चाहते थे, इसीलिए वो धीरे धीरे वहाँ पर अपना स्टैब्लिशमेंट स्टार्ट कर दिए थे। जर्मन का क्या था? वो लोग लेट कमर्स थे, वो लोग बाद में आते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आते हैं और वो लोग कुछ एरियाज़ को ही कोलोनाइज कर पाते जैसे तांजानिया, नामीबिया, कैमरून एंड टोगो। इटालियंस का क्या था? उन लोगों का मेन फोकस था एम्पायर इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका। वो लोग चाहते थे कि जो एम्पायर है वहाँ पर ये लोग टोहोल्ड स्टैब्लिश कर पाएँ और किसी हद तक वो लोग सफल भी होते हैं, जैसे कि लीबिया, इरिट्रिया, सोमालिया, यहाँ पर ब्रीफली इथोपिया में भी ये लोग अपना टोहोल्ड स्टैब्लिश कर लेते हैं इस रीजन्स में। कॉन्सिक्वेंस क्या था कोलोनाइजेशन का? इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चर एंड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। इकोनॉमिक में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशंस हुआ था कॉलोनियल रूल के वजह से, अफ्रीका का फोर्स्ड लेबर हुआ था, स्लेव ट्रेड हुआ था, कैश क्रॉप फोर्स किया जाता था फार्मर्स को ग्रो करने के लिए बहुत इनह्यूमन तरीके से, ताकि उनका जो बूस्ट हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। लिमिटेड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लिमिटेड किया गया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा रॉ मटेरियल लिया जाता था ब्रिटेन के द्वारा और वहाँ जाके ब्रिटेन में फिनिश प्रोडक्ट बना के उसको वापस मार्केट में बेचा जाता था। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या था? क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल borders leading to future conflicts, introduction of western political system often unsuited to local context। political ये था कि वो लोग बर्लिन कॉन्फ्रेंस करते हैं और डिवाइड कर देते हैं अफ्रीका को विदाउट लिंग्विस्टिक एंड कल्चर बेसिस पे, जिसके वजह से फर्दर कॉन्फ्लिक्ट्स भी होता है। और वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो ब्रिटेन हमेशा चाहता था कि वो इंट्रोड्यूस करे, जो इसके खिलाफ था लोकल जो वहाँ का लोग थे वो। सोशल कल्चर, डिस्ट्रप्शन ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ एंड कल्चर, स्प्रेड ऑफ यूरोपियन लैंग्वेज, रिलीजन एंड एजुकेशन सिस्टम। हम लोग देखते हैं सोशल एंड कल्चर इम्पैक्ट भी होता है क्योंकि कोलोनाइजेशन हो गया था, कॉलोनियल रूल हो गया था, तो वेस्टर्न कल्चर बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गया था और जिसकी वजह से वेस्टर्नाइजेशन की वजह से जो ट्रेडिशनल कल्चर था अफ्रीका का वो बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गया था। चाहे एजुकेशन सिस्टम ले ले, लैंग्वेज ले ले, रिलीजन ले ले, सब चीज़ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गया था। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी हम लोग देखते हैं। post independent political instability, economic dependency and social tensions, ongoing struggle with national identity, economic development and governance। अभी भी गवर्नेंस करने में दिक्कत आया या जिस समय इंडिपेंडेंस मिला उस समय भी दिक्कत आया। उसके बाद colonial legacies, nation state system and divided loyalties in Africa। colonial introduction of nation state system। History context, Berlin Conference, European powers partitioned Africa without regards of ethnic, linguistic or cultural boundaries। Colonial administration implemented Western style governance, legal system and bureaucratic structure। Berlin Conference किया जाता है 1884 से 1885 के बीच में। इसमें यूरोपियन पावर्स डिसाइड करते हैं अफ्रीका का पार्टीशन बिना अफ्रीकन के किसी लीडर के या ग्रुप के या उनके बिना मत के और एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चर बाउंड्रीज़ के विदाउट उसको रिगार्ड में लेते हुए अफ्रीका को डिवाइड कर देते हैं। कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखते हैं हम लोग कि जो ब्रिटिश हैं वो लोग चाहते थे कि जो वेस्टर्न या जो यूरोपियन कल्चर ऑफ लीगल सिस्टम है, ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर, वो अडॉप्ट हो। इम्पैक्ट ऑफ नेशन सिस्टम फॉर्मेशन, क्या इम्पैक्ट होता है? आर्टिफिशियल बॉर्डर्स, क्रिएशन ऑफ बाउंड्रीज दैट ऑफन स्प्लिट एथनिक ग्रुप्स, किंगडम्स एंड नेचुरल रीजन्स, क्योंकि बर्लिन कॉन्फ्रेंस के बाद कल्चरल और लिंग्विस्टिक लाइंस को बिना देखे बाउंड्रीज डिवाइड किया गया था, तो इसकी वजह से हमेशा स्प्लिट देखा जाता है एथनिक किंगडम्स में, नेचुरल रीजन्स में। सेंट्रलाइज रूल स्टैब्लिश सेंट्रलाइज गवर्नमेंट दैट वर ऑफन डिस्टेंस फ्रॉम लोकल पॉपुलेशन एंड यूनिफॉर्म लॉ इम्पोज यूरोपियन लीगल सिस्टम एंड लैंग्वेज अंडरमाइन लोकल कस्टम एंड लैंग्वेजेस। यूनिफॉर्म लॉ, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाता है वेस्टर्न
वर्ल्ड में अफ्रीकन्स के द्वारा यूनिफॉर्म सिविल कोड में क्या था कि एक ही लैंग्वेज यूज़ होगा, एक ही कस्टम यूज़ होगा, एक लीगल सिस्टम जो यूरोपियन लीगल सिस्टम है वही फॉलो होगा. Creation of divided loyalties, ethnic fragmentation, ethnic groups divided among multiple colonies, territories, fostering tensions and rivalries. बहुत सारे ethnic fragmentation हो गए थे क्योंकि division हो गया था state का without linguistic basis, without culture basis. तो इसके वजह से different territories में हम लोग देखते हैं कि group formation हो जाता है जो tension और rivalry start कर देता है. Identity politics emphasize different over commonalities and leading to internal conflicts of post-independence. ब्रिटिश भी ये चीज़ को देखता है और डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो करते हुए वो लड़ाई करवाता है ताकि वो रूल कर पाए लंबे समय तक. पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन, लेगेसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, colonial power exploited divisions to maintain control, leaving behind political landscape. वो लोग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो करते हैं ताकि वो लंबे समय तक रूल कर पाएँ. रीजनलिज्म हम लोग देखते हैं, लॉयल्टीज ऑफन अलाइंड विद एथनिक एंड रीजनल आइडेंटिटीज रादर दैन नेशनल आइडेंटिटी. कॉन्सिक्वेंस एंड चैलेंजेस क्या क्या फेस करना पड़ा था पोस्ट कॉलोनियल में. एथनिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, कंटिन्यू टेंशंस रूटेड इन कॉलोनियल डिविजन्स, वीक इंस्टीट्यूशन हो जाता है, डिपेंडेंसी हो जाता है. वीक इंस्टीट्यूशन क्यों, बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाता है इकोनॉमिक सिस्टम अफ्रीका का, क्योंकि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूरोपियन कल्चर को फॉलो करने लगते हैं, इंस्टीट्यूशन उनका एडमिनिस्ट्रेशन, तो जिसकी वजह से दिक्कत आती है. डिपेंडेंसी, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या एग्जीक्यूशन ऑफ एनीथिंग हो, तो इसकी वजह से उन लोगों को दिक्कत आती है एग्जीक्यूशन में भी. मॉडर्न इम्प्लीकेशन, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. अभी हम लोग क्या क्या देखते हैं, पर्सिस्टेंट स्ट्रगल फॉर पावर एंड रिसोर्सेज, एक्सैबरेटेड इंस्टेबिलिटी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, एथनिक एंड रीजनल आइडेंटिटीज ऑफन ओवरशैडो नेशनल आइडेंटिटी, एंड डेवलपमेंट इशूज हिंडर्ड प्रोग्रेस इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्यू टू हिस्टोरिकल नेग्लेक्ट एंड अनइवन डेवलपमेंट. अभी भी हम लोग देखते हैं कि अफ्रीका को पावर स्ट्रगल से जूझना पड़ता है क्योंकि वो लोग तो डिवाइड एंड रूल करके चले गए, तो जिसके वजह से अभी भी जो एथनिक ग्रुप्स है वो एक दूसरे से लड़ते हैं रीजनल आइडेंटिटीज़ के चलते. वो लोग ये नहीं सोचते कि हम लोगों को यूनाइट रहना एज ए नेशन, एज ए नेशनल यूनिटी, बट वो लोग रीजनल आइडेंटिटीज़ के चलते एक दूसरे से लड़ते हैं. डेवलपमेंट इशूज़ होता है, इसकी वजह से एजुकेशन, हेल्थ केयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब नेग्लेक्ट किया जाता है. रिस्पॉन्स एंड रेजिलेंस, पैन अफ्रीकिज्म, ideological movement advocated for African unity and solidarity against colonial division. एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट हम लोग देखते हैं अफ्रीका में जो अगेंस्ट कॉलोनियल रूल खड़ा होता है. पोस्ट इंडिपेंडेंस एफर्ट्स भी लिया गया है, अटेम्प्ट टू फॉर्ज नेशनल आइडेंटिटी वाइल एक्नॉलेजिंग डाइवर्स कल्चर एंड हेरिटेज, क्योंकि अफ्रीका का कल्चर काफ़ी रिच और हेरिटेज है, इंपॉर्टेंट है. तो इस सब चीज़ को देखते हुए बहुत सारे एफर्ट्स भी लिए गए हैं ताकि उसको सुधारा जा सके. रीजनल इंटीग्रेशन एफर्ट्स, अफ्रीकन यूनियन एंड रीजनल इकोनॉमिक कम्युनिटीज़ वर्क टुगेदर, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करने पड़े हैं जैसे कि बैलेंसिंग रीजनल कोऑपरेशन विथ नेशनल सॉवरेनिटी एंड लोकल ऑटोनॉमी, क्योंकि रीजनल कॉपरेशन जो होता है जैसे कि डिवाइड हो गया तो एथनिक ग्रुप्स डिवाइडेड है, तो एक जब सेंट्रलाइजेशन ऑफ जब सेंट्रल गवर्नमेंट रहता है तो उनको सारे को लेके चलना पड़ता है, तो हमेशा फाइट हो रहा है सॉवरेनिटी को लेके, तो एक नेशन का फीलिंग उन लोग में, या उन लोगों को बताना पड़ता है कि वी नीड टू यूनाइट एज अ नेशन, नॉट एज अ एथनिक और कल्चर वी हैव टू डिवाइड. कंक्लूजन में हम लोग देखते हैं कि colonial legacy of imposing nation state system on Africa and creating divide loyalty has profoundly shaped the continent political landscape. The arbitrary borders, ethnic fragmentation and legacy of divide and rule continue to pose challenges to the governance, unity and development. Addressing these legacies required navigating complex identity politics, fostering national unity and promoting inclusive development strategies tailored by the diverse culture and historic context. हम लोग देखते हैं कि colonial legacy जो आया उसके वजह से नेशन स्टेट सिस्टम आया अफ्रीका में. नेशन स्टेट सिस्टम आया बट ये डिवाइडेड लॉयल्टी क्रिएट किया, क्योंकि बर्लिन कॉन्फ्रेंस के बाद जो बाउंड्रीज डिवाइड हुआ विदाउट सीइंग द लिंग्विस्टिक एंड एथनिक, so they mainly followed the divide and rule policy and divided the state and ruled for a longer period of time, जिसके वजह से उसके बाद में भी हम लोग देखते हैं कि उन लोगों को रेशियल डिस्क्रिमिनेट किया जाता था. तो अभी भी हम लोग देखते हैं कि एजुकेशन, मेडिसिन फील्ड में उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा है डेवलप होने के लिए. सो वी आर डन विथ दिस यूनिट 2 एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग दूसरे लेक्चर में कवर करेंगे यूनिट 3. थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.